हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे IIT JEM 2025 मैथमेटिक्स का सलूशन। और यहाँ पे जो है ये आपका कंप्लीट क्वेश्चंस का यहाँ पे सलूशन डिस्कस होने वाला है। यहाँ पे वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चीज़ों को हम ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ कहा है फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस ऑफ nxy इज द इक्वेशन e raised to power x sin y minus 2y sin x dx plus nxy dy is equals to 0 एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे एम डी एक्स, ये जो फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट कैसा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे हम m की बात करें तो m यहाँ पे हमारा क्या होगा, m इज इक्वल्स टू हमारा बन रहा है e की पावर x साइन y माइनस 2y साइन x। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको एग्जैक्ट दिखाना चाहते हैं तो एग्जैक्ट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, करली m बाई करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x। मतलब m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, करली m बाई, अगर हम करली y की बात करें, m को y के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e की पावर x साइन y का आपका हो जाएगा कोस y माइनस 2 साइन x। ठीक है, करली m बाई करली y निकल चुका। अब हमें करली n बाई करली x ऑप्शंस के थ्रू देखना है कि किस n के लिए, मतलब n की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके हम क्या करें, n x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें तो वो हमारा करली m बाई करली y के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन फर्स्ट में देखें, अगर इसको हम करली n बाई करली x करना चाहें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e की पावर x साइन y और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x। ठीक है, और यहाँ पे हमें e की पावर x कोस y मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पे e की पावर x साइन y मिल रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम करली n बाई करली x निकालना चाहें तो ये हमें मिल जाएगा e की पावर x कोस y एज इट इज, और यहाँ पे जो है कोस x का हमें करना है तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x। ठीक है, और यही हमें मिल रहा है, यही तो हमारे करली m बाई करली y की वैल्यू है और यही हमें करली n बाई करली x की वैल्यू मिल रही है। मतलब दोनों आपस में इक्वल है। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा और डी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें तभी होंगी पॉसिबल जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप A to Z क्लियर कॉन्सेप्ट अपने अंदर रखेंगे। ठीक है, दुविधा वाले कॉन्सेप्ट आपके अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है लेट एफ जी बी अ टू फंक्शन whose domain from the set of real number and its codomain is also from the set of real number be two functions defined by fx is equals to x mod sin 1 by x if x not equals to 0 0 if x equals to 0 and gx दूसरा फंक्शन डिफाइंड किया गया है। वो किस तरीके से है वो आपको दिया गया है। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो gx की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स कोस 1 बाई एक्स है, और यहाँ पे gx की वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, नॉन जीरो पे आपको फंक्शन डिफाइंड है, अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है। ठीक है, वही आपके f के अंदर भी है, वही आपके g के अंदर भी है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे वन ऑफ दी कहा गया, इसका मतलब चारों में से कोई एक ही ट्रू रहने वाला है, और वैसे भी ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। और आपके जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे IIT JEM के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, इस चीज़ की आपके पास बेहतर तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में कहा गया है f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड g इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। f डिफरेंशिएबल नहीं है, g डिफरेंशिएबल है। f डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 0 पे, g डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 0 पे। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड g इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका हो गया। अगर यहाँ पे हम फंक्शन की बात करें, f को अगर हम रीडिफाइंड कर दें, fx को अगर हम रीडिफाइंड करें तो यहाँ पे एक बार क्या होगा, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक बार x की वैल्यू लेस देन 0 है जब x इक्वल्स टू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन तो हमारा वैसे भी 0 है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब मोड x पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन 1/x। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर नेगेटिव x की वैल्यू नेगेटिव है तो x इंटू माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा साइन 1/-x, तो ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, ये -1 इंटू साइन 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो मॉड यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा और ये सिंपली आपका फंक्शन इसी तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² साइन 1/x। जब x पॉजिटिव है तब भी आपकी यही वैल्यू मिल रही है, जब x नेगेटिव है तब भी आपकी यही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे x की पावर अल्फा, देखिए x की पावर अल्फा साइन 1/x, अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल हो ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, क्या है, अगर अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी भी आप इनफैक्ट बोल सकते हो, 1 से बड़ी है, अल्फा ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो उस केस में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर अल्फा 1 से बड़ा हो जाए तो उस केस में फंक्शन ये आपका डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन यफ क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है एट 0 पे। क्या है, दिस इज डिफरेंशिएबल एट 0। अब x² की क्या, अब gx के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। gx के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चल पा रही है, ये डिफरेंशिएबल है भी या नहीं, तो इसके बारे में चर्चा हमें करना पड़ेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन को कंबाइंड फॉर्म में दिया गया है। अब दो क्वेश्चन है, ठीक है, करेंगे। यहाँ पे देखिए g की अगर हम बात करें, g के डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, g डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ h माइनस g ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा h² साइन 1/h प्लस h cos 1/h। ठीक है, अपॉन 0 पे 0 है, और यहाँ पे ये तो आपका, ये अगर इस पार्ट की हम बात करें तो ये जो पहला पार्ट है ये तो h² अपॉन h है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन h से h यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड स्टेप में, तो h से h कैंसिल, ये हो जाएगा cos 1/h, और जैसे ही आप h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा cos इन्फिनिटी। cos इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, आपकी डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है डेरिवेटिव पे, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, दिस फंक्शन g इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑप्शंस की, फंक्शन f डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0 पे, g हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 0 पे, सो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, b c d हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, IIT JM के अंदर फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या फिर 1 वेरिएबल का जो पोर्शन है उसको सीरियसली लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है FG, फिर से वही R2R दो फंक्शन है, R2R में दो फंक्शन डिफाइंड किए गए हैं। fx हमारा ये है,
mod x की पावर 1/8 mod sin 1/x cos x if x not equals to 0, gx is equals to e raised to power x cos 1/x if x not equals to 0, और ये वैल्यू आपकी 1 मिल रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम g की बात कर लेते हैं। g हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम x टेंस टू 0 करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात नहीं करेंगे। चलिए डायरेक्ट अगर हम लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f के बारे में और g के बारे में ही यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर रही है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जैसे ही आप x टेंस टू 0 करोगे तो ये कुछ भी रहे टोटल फंक्शन को तो ये 0 ही करेगा। क्या है, टोटल फंक्शन को तो ये 0 ही कर देगा, क्योंकि x इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप देख भी सकते हैं कि जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। ठीक है, एक ही सिंगल वेरिएबल में है तो एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें x टेंस टू 0, e की पावर 0 वैल्यू 1, और यहाँ पे देखिए g के लिए बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x cos 1/x। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर 0 cos 1/0, ये हो जाएगा 1 इंटू cos इन्फिनिटी। क्या है, 1 इंटू cos इन्फिनिटी। cos इन्फिनिटी फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। इनफैक्ट यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, जब भी हमें cos के एंगल में इन्फिनिटी या फिर sin के एंगल में इन्फिनिटी दिखाई देती है तो हम ये बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ हमें इतना मतलब है। ठीक है, और अगर यहाँ पे x इंटू होता, क्या है, एक बात और समझ लीजिए, अगर x इंटू आपका cos इन्फिनिटी है और लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 0 है, क्या है, अगर 0 मल्टीप्लाई बाई cos इन्फिनिटी है तो ये इसका आंसर आपको 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। cos इन्फिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑक्सिलेट करती है, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए 0 जब हमारा फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0 देगा। अगर हमारा यहाँ पे 1 मिल रहा है तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ये कहेंगे कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन f जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट 0, g इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, B, C और D आपके डिस्कार्ड ऑप्शंस हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होगा, मतलब इसका कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों का सम आपका जनरल सोल्यूशन देता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है, d2y/dx² माइनस 8dy/dx प्लस 16y इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखना चाहें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर निकालना चाहें, और यहाँ पे y की वैल्यू की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। राइट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर हम निकालने की बात करें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा m² माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ से m की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 4, मतलब हमारी जो आइगन वैल्यू आ रही है वो रिपीट कर रही है, मतलब हमें जो सोल्यूशन लिखना होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लिखना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर 4x। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए ई रेज टू पावर माइनस 4x है, यहाँ पे भी आपका ई रेज टू पावर माइनस 4x दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डिस्कार्ड करेंगे, यहाँ पे माइनस का 4x, यहाँ पे प्लस का 4x, ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4x, यहाँ पे भी प्लस का 4x है। यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखा गया है, यहाँ पे हमने c1 c2 लिया है, और एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन है वो अल्फा 1 अल्फा 2 है,
नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने C1 C2 लिखा तो यहाँ पे C1 C2 अगर नहीं लिखा गया है तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए ऑप्शन या तो ट्रू होगा या तो बी ऑप्शन ट्रू होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसका जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल को भी निकाल लेते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ये आपको मिलेगा यहाँ से आपको डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 और ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 4x। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे d है वहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर 4x अपॉन यहाँ पे 4 जा 16 क्या है, 4 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं, देखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको प्रैक्टिस से कर लेना होगा, ठीक है। 4 जा 16, 16 प्लस 16 माइनस 8 2 जा 16, तो ये नीचे डिनोमिनेटर आपका 0 मिल रहा है। जब आपका डिनोमिनेटर 0 मिलेगा तो आपको ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे आपका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट अगर हमने किया तो ये हो जाएगा 2d माइनस 8। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा d के प्लेस पे, फिर से 8 माइनस 8, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और इसका पार्शियल, इसका डिफरेंशिएशन d के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ओके। अब यहाँ पे 2 से आपका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आपको मिल गया एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल में ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये करेक्ट हो जाएगा, बी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, 5 में आपसे कहा गया है लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। डिफाइंड कैसे है, टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड 2x प्लस 3y प्लस 5z 2y प्लस 3z for all x y z belongs to R cube, then which one of the following is true? Option number first, t is 1 1 and t is not on 2, t is not 1 1 and t is on 2. Option C, t is 1 1 and t is on 2. Option D, t is not 1 1 and t is not on 2. तो एक काम करते हैं, जब भी हमें कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर दे रखा है तो हम क्या करते हैं, उसकी जो बेसिस हम लेते हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलते हैं। और जब भी ऐसा दिया जाता है क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैसे, जो यहाँ पे लिखा गया है इसको फर्स्ट रो में लिखिए, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को सेकेंड रो में, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को थर्ड रो में लिख दीजिए। सिंपली कोई मतलब नहीं है उल्टा सीधा करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब बेसिस नहीं दिया है, स्टैंडर्ड बेसिस है, तो यहाँ पे सिर्फ यही करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टी जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे पहला टपल का पहला मेंबर, वहाँ पे एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट को फर्स्ट रो में लिखिए, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 0, जेड का कोफिशिएंट 1। सेकेंड स्टेप में आइए, सेकेंड जो है इसका टपल का मेंबर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 3 है और जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, ठीक है। थर्ड टपल के थर्ड मेंबर पे आइए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 0, वाई का कोफिशिएंट 2, जेड का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, T11 और N2 चेक करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेम टू सेम, मतलब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अगर ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसे हम ये प्रूफ कर दें कि ये इन्वर्टिबल है, अगर इन्वर्टिबल जैसे ही होगी ये फंक्शन हमारा 1 1 N2 हो जाएगा। अगर ये इन्वर्टिबल नहीं होती है तो ये फंक्शन हमारा 1 1 N2 नहीं होगा। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये 1 1 N2 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, 1 0 1 2 3 5 0 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट को हम सिंपल तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0 माइनस, यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 0, ये आपका 0, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो t है, t का अगर हम डिटर्मिनेंट देखें तो t का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स दिस इज नॉट इन्वर्टिबल नहीं है, दिस इज सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये कभी भी
ना ही 1 1 होगा और ना ही अनटू होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहता है लेट m इज इक्वल टू 2 0 -1 4 1 -4 2 0 x फॉर सम रियल नंबर x इफ 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m। क्या है, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m, देन m रेज टू पावर 4 प्लस m इंटू 1 0 1 इज इक्वल टू। ठीक है, किसके इक्वल होगा, अगर इस मैट्रिक्स की 0 एक आइगन वैल्यू है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्या है, अगर हम इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू की बात करें, अगर 0 इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो m का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। और अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यू होगी, दो कोई से भी हो, बट तीसरी एक तो इसके पास 0 आइगन वैल्यू है ही, तो यहाँ पे कोई नॉन जीरो फाइनाइट आंसर आए या 0 आए तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही रहेगा, कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल के पहले हम सीधा सीधा m को निकाल लेते हैं। क्या है, डिटर्मिनेंट m को 0 करके x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू m के अंदर पुट करेंगे और वहाँ से m की पावर 4 की मैट्रिक्स निकालेंगे, प्लस m करेंगे और 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका डिटर्मिनेंट देखना चाहें तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 0 -1 4 1 -4 2 0 x। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, -1 x 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0 + 2x + 0 माइनस, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 0 -2 + 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है 2x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 1 मिल रही है। क्या है, x की वैल्यू की सॉरी, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपको माइनस मिल जाएगा, x की वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, x की वैल्यू आपको यहाँ से -1 मिलेगी। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे -1 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप -1 करेंगे और m² को अगर निकालना आप चाहते हैं तो m² की जो वैल्यू है ये आपको यही फिर से मिल जाएगी 2 0 -1 4 1 -4। देखिए कितनी चालाकी से ऐसा ऑप्शन दिया कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बाकायदा ये डिटर्मिनेंट निकालो, m² निकालो, फिर m की पावर 4 निकालो, मतलब सबका सेम है। m² अगर यही आ रहा है तो इसका मतलब m की पावर 4 भी यही आएगा, m की पावर 4 इज इक्वल टू m हो जाएगा। मतलब m की पावर 4 अगर m है तो ये हो जाएगा m + m इंटू 101 इज इक्वल टू वाट, ये पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पहले इरेज करते हैं और चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे m + m आप करते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 0 -2 8 2 -8, ये हो जाएगा 4 0 और ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, और इसको अगर आप 101 करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 - 2, वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, फिर यहाँ पे 8 - 8 वैल्यू 0, यहाँ से 4 - 2 वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या है, इसकी वैल्यू 2 0 2 आ रही है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कहा गया है लेट P2R टेंड्स टू P2R बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय TPX इज इक्वल टू PX + 1। अगर यहाँ पे P2X है तो इसका मतलब बेसिस इसका क्या है, 1 है, x है, x²। अगर यहाँ पे हम T1 निकालें तो यहाँ से अगर हम x + 1 करेंगे कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। T ऑफ x करेंगे तो x की वैल्यू x + 1 से रिप्लेस हो रही है। अगर हम T ऑफ x² करें तो ये हमारा x + 1 का होल स्क्वायर से रिप्लेस हो रहा है।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। अगर यहाँ पे हम t की वैल्यू मैट्रिक्स बनाना चाहें तो यहाँ से 1 का कोफिशिएंट 1 0 0, यहाँ से इसको करना चाहें, एक मिनट, इसको यहाँ पे हम 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x का कोफिशिएंट 0 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, 1 का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट, रैंक और आइगन वैल्यू, नलिटी, तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये टी नहीं है, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे m, लेट m बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस दिस ऑफ p2r देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब ये आपका m हो गया, m आपका अगर ये है। डिटरमिनेंट की बात करें तो इसका जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इसका जो है 1 आ रहा है, क्या है इसकी, अगर हम डिटरमिनेंट की चर्चा करें तो डिटरमिनेंट इसका जो है वो 1 आ रहा है। कह रहा है डिटरमिनेंट इसका 2 है, नहीं। रैंक इसका, इसके डिटरमिनेंट अगर 1 आ रहा है तो इसका 2 रैंक तो हो नहीं सकता, इसकी रैंक तो 3 रहेगी, तो यहाँ से बी ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे 1 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m, यस 1 ही तो इसकी एक आइगन वैल्यू, इसके अलावा कोई इसकी आइगन वैल्यू है नहीं है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नलिटी ऑफ m इज 2, जब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक मैट्रिक्स की अगर 3 है तो नलिटी तो इसकी 0 होगी, नलिटी इसकी 0 होगी, m की, सॉरी t की नहीं, m की अगर नलिटी 0 है तो नलिटी 2 कैसे हो सकती है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, कहता है लेट जी बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। क्या है, जी हमारा एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और ऑर्डर 10 है, मतलब या तो ये Z2 क्रॉस Z5 का होगा या फिर D5 का होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है फाइनाइट है अबेलियन ग्रुप, मतलब D5 आप नहीं ले सकते। अगर Z2 क्रॉस Z5 दोनों की GCD 1 है, ZP क्रॉस ZQ टाइप का है, GCD P और Q की 1 है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये हमारा Z10 के जैसा ही हो जाएगा ग्रुप। अगर Z10 के जैसा ही है तब इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन कर लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। लेट x नोट बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G। अब यहाँ पे x नोट क्या है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। अगर यहाँ पे हम 2 ऑर्डर के एलिमेंट की बात करें तो 2 जो नंबर है वो 10 इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इस ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा 5 2 की वैल्यू 1 है, मतलब 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है, एक एलिमेंट है। मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे x के अंदर क्या है, कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, एक तो आइडेंटिटी जाएगा और 3 ऑर्डर का एलिमेंट, क्या है एक आइडेंटिटी और 3 ऑर्डर के इस ग्रुप के पास कितने एलिमेंट होंगे, सभी के सभी x सेट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आइडेंटिटी तो एक ही होता है, 3 ऑर्डर का जो एलिमेंट है, पहले अगर एलिमेंट उस ऑर्डर का है तो वो ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करना चाहिए, बट यहाँ पे 3 जो है वो 10 को डिवाइड नहीं करता, मतलब 3 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट Z10 के अंदर नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 3 ऑर्डर का है नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी है, तो इस सेट x की जो कार्डिनलिटी होगी सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जाएगा, एक ही होगी। x हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट तो होंगी नहीं, 3 एलिमेंट तो होंगी नहीं, इम्पटी होगा नहीं क्योंकि एक एलिमेंट चला गया है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लेट m आपको दिया गया है, ये देखिए पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, वहीं से मैट्रिक्स m बनाया गया है। कंसीडर अ सिस्टम एस ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय दिस x1 x2 x3 x4 अननोन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, रैंक ऑफ m इज 3, द सिस्टम s हैज अ सॉल्यूशन, ऑप्शन बी द रैंक ऑफ m इज 3 एंड द सिस्टम s डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, द रैंक ऑफ m इज 2 एंड द सिस्टम s हैज अ सॉल्यूशन, ऑप्शन डी द रैंक ऑफ m इज 2 एंड द सिस्टम s डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 6 2 -6 8, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसको निकालना चाहें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर देंगे, क्या है R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर देंगे,
और यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर बाकी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 3 0, और ये हो जाएगा, बाकी सबको एज इट इज रखिए, 5 3 माइनस 9 8 3 1 माइनस 2 एंड देन 4, ठीक है, ये मिल गया। अब एक काम कर दीजिए, अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, R2 टेंस टू R2 माइनस 5 इंटू R1, और अगर हमें R3 करना है R3 टेंस टू R3 माइनस 3 इंटू R1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये सब करेंगे तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलेगा वो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1 3 0 0 8 माइनस 24, और ये आपका हो जाएगा 8 0 0 2 0। जब आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 हो जाएगा, मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर रैंक 3 है तो यहाँ पे 8 होगा, 16 कुछ भी हो, चाहे ये राइट साइड ए आर्गुमेंटेड बी में अगर मैट्रिक्स यहाँ पे 3 जितने इसके पास रो है उतनी अगर इसकी रैंक होती है तो हमेशा वो कंसिस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स की रैंक m है तो सिस्टम एस हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, और सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन ओबियसली उसके पास रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी सी और डी आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही था। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझते हैं, और यही आपका आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे फिर से वही m एक मैट्रिक्स दी गई है, x हमारा कह रहा है कि कोई रियल नंबर है, और यहाँ पे -2 और 3 मैट्रिक्स m की आइगन वैल्यू है, क्या है, आइगन वैल्यू है। और अगर यहाँ पे m क्यूब 0 1 1 इसको अगर हम देखना चाहें तो इसका मतलब अगर हम m की वैल्यू 5 ले लें, 5 क्यूब तो ये आपका हो जाएगा 125, 5 क्यूब 125। अब यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो m मैट्रिक्स है इसकी 5 भी एक आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 5 इसकी आइगन वैल्यू है तो देखते हैं क्या है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 5 इसकी आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या है डिटर्मिनेंट की अगर हम इसकी बात करें तो ये -2 3 और 5 अगर इसकी एक आइगन वैल्यू मिल रही है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 इंटू 5 इसके बराबर होना चाहिए। अगर इसके हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा -2 0 0 3 2 3 4 -1 x, और ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 x -2 एंड देन 4 0 -4x प्लस ये 0 माइनस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0, ये भी 0, ये आपका हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 0। यही है क्वेश्चन, -2 0 0 3 2 3 और 4 -1 x, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 x -2 एंड देन 4, ये आपका हो जाएगा 0 -4x, ये भी 0, ये आपका हो जाएगा 0, ये भी 0, ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4x इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू -3/2 क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो 5 तो नहीं आ रही है, क्या है, x की वैल्यू 5 तो नहीं आ रही है। और अगर यहाँ पे -2 3 और 5 अगर मैट्रिक्स m की आइगन वैल्यू है तो यहाँ पे m का स्क्वायर की अगर हम आइगन वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 4 3 3 जा 9 5 5 जा 25। m की अगर हम आइगन वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। m स्क्वायर प्लस m अगर हम देखें तो ये दोनों को ऐड कर देंगे
4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 12 20 ये आपके आइगन वैल्यू मिल रही है। मतलब क्या ये इन्वर्टिबल है? नहीं, इन्वर्टिबल तो यहाँ पे नहीं हो रहा है और x की वैल्यू 5 के इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ से b हमारा सही हो जाएगा और बाकी कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट सेकेंड के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।